चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। और ये पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी में का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। तो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुष से ही एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसी की नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं, और प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, और कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे। क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में रहते हैं, क्या वे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य है जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूपों की विवेचना करते हैं। प्रश्न है कि लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। और एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज वी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। और विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह सत्य है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप देखें। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किस क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करती है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं और इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इससे के 10% स्थलों में निवास करते हैं। और विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। और इन 10 क्षेत्रों में से 6 एशिया में अवस्थित है। और एशिया के इन 6 देशों को आप पहचान सकते हैं। और जनसंख्या का घनत्व देखें। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित दक्षता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जा सकता है। जैसे जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बाई क्षेत्र होता है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो पहला कारक है भौगोलिक कारक। इसमें जल की उपलब्धता देखें। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होते हैं। जल का उपयोग वे पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटी या विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भू आकृति में देखें तो लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ियों क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोध हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में से है। और जलवायु देखें, अति उष्ण ठंडा और अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुगध जलवायु के कारण इतिहास के प्रारंभिक कालों से बसे हुए हैं। उसके बाद मृदाएं तो उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि वे मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। आर्थिक कारक देखें। आर्थिक कारक में खनिज है। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों के आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तंबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नगरीय सुविधा
तथा नगरीय जीवन के आकर्षक लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं और इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और नगर आकार में बढ़ता है और विश्व के विराट नगर प्रति वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। प्रश्न है कि फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकते हैं। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए। उसके बाद औद्योगिक कारण देखें तो औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। और जापान का कोबो ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है तो कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करती है। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित देती है। क्या आप अपने प्रदेश में ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि देखें। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। और यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निरक्षेप संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं देखें तो में जनसंख्या वृद्धि में तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत को 2001 की जनसंख्या को 2011 की जनसंख्या में घटाएं तब हमें जनसंख्या की वृद्धि की वास्तविक जनसंख्या का पता चलेगा। उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर मृत्यु और जन्म और मृत्यु दर होता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर मृत्यु जन्म और मृत्यु प्लस अप्रवास और उत्प्रवास होता है। जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि क्या है? यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है? यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उससे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि करते हैं। तो यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए और अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। और जनसंख्या परिवर्तन के घटक देखें। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, मृत्यु और जन्म मृत्यु और प्रवास होते हैं। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार होती है जिससे होते हैं अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बाई किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000 और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ी हुई जन्म दर से ही नहीं होती अपितु घटी हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है जैसे अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बाई उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनानिकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। प्रवास से देखें तो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होती है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गमन स्थान
स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। और उसके बाद उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाती है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास अस्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकती है। यह गांव से गांव और गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकती है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकते हैं? अप्रवासी जैसे प्रवासी जो किसी एक स्थान पर जाते हैं वह अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवासी जो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वह उत्प्रवासी कहलाते हैं। एक प्रश्न है कि क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? फिर लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूह होते हैं, जैसे प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगार, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करती है। उसके बाद उपकर्षक कारक हैं। उपकर्षक कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और अस्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की ओर और अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाते हैं। क्या आप जानते हैं विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी हुई है और अकेले 20वीं शताब्दी की जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी है। प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोगों की जनसंख्या जुड़ जाते हैं। उसके बाद जनानिकी संक्रमण देखें। जनानिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। और यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित व्यवस्था से उन्नति करके नगरीय उद्योगों और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु में से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं और जिन्हें सामूहिक रूप से जनानिकी चक्र के रूप में जाने जाते हैं। ग्रामीण, खेतीहर, जनानिकी संक्रमण में नगरीय, खेतीहर, नगरीय औद्योगिक चित्र। यहाँ जनानिकी संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। और प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजनों की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से होते हैं और जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे और द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है और यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधित दशाओं और स्वास्थ्यता में सुधार के साथ मृत्यता में भी कमी आती है और इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाले शुद्ध योग उच्च होते हैं और अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर होती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उससे के पास तकनीकी ज्ञान होते हैं और ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित भी करते हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक निमग्न है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनानिकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय देखें। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकने अथवा उससे अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भ निरोध के सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। और थॉमस मल्थन ने अपने सिद्धांत 1998 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इससे में अचानक गिरावट के रूप में सामने आएंगे।